ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि एक बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य का सुल्तान होने के बावजूद, हाँ हाँ, जहाँ आपके पास असीमित सत्ता हो। बिल्कुल असीमित सत्ता हो, लेकिन फिर भी किसी को हर पल ये डर सताता रहे कि औसतन 9 साल के भीतर उसकी हत्या कर दी जाएगी। और वो भी किसी बाहरी दुश्मन द्वारा नहीं। हाँ, मतलब किसी बाहरी दुश्मन द्वारा नहीं, बल्कि उसके अपने ही किसी करीबी दरबारी, रिश्तेदार या सेनापति के हाथों होगी। 11वीं से 17वीं सदी के बीच भारत में सत्ता के शीर्ष पर बैठे कई शासकों की यही खौफनाक सच्चाई थी। सही कहा। तो हमारे सामने ये ऐतिहासिक एटलस, पुरानी किताबें और रिसर्च नोट्स का जो ये भारी भरकम स्टैक रखा है, उसे गहराई से देखने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इतिहास कभी भी एक सीधी और शांत रेखा में नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। हाँ, और ये कालखंड सिर्फ कुछ राजाओं के आने जाने या युद्ध के मैदानों की सूखी हुई कहानी नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये एक 600 साल का पेंडुलम है जो सत्ता, अर्थशास्त्र और भव्य वास्तुकला के बीच लगातार झूलता रहा। एक बहुत ही सटीक उपमा है ये। शुक्रिया। तो इस गहन चर्चा में हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे लगातार हुए विदेशी आक्रमणों, उनके खिलाफ उठी क्षेत्रीय प्रतिरोध की मजबूत दीवारों और अंततः अलग अलग संस्कृतियों के एक जटिल मिलाप ने उस भारत की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। तो अच्छा, चलिए इस पूरी गुत्थी की परतें खोलते हैं। और इस गुत्थी को सुलझाने से पहले ना, एक बहुत ही बुनियादी बात को स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर इतिहास के इस लंबे कालखंड को यूरोपीय नजरिए से मध्यकालीन या मिडीवल कह दिया जाता है। मतलब यूरोप के संदर्भ में रोमन साम्राज्य के पतन और पुनर्जागरण के बीच के समय को अक्सर अंधकार का युग या डार्क एजेस माना जाता है, जहां विज्ञान, तर्क और कला का विकास लगभग रुक सा गया था। बिल्कुल। लेकिन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का अनुभव उस अंधकार युग से बिल्कुल अलग था। ये सच है कि इस दौरान भारत में भयंकर राजनीतिक उथल-पुथल हुई और बहुत खून खराबा भी हुआ। हाँ, वो तो था ही, लेकिन ये ज्ञान या कला के रुकने का समय नहीं था। इसके विपरीत ये एक ऐसा समय था जब युद्ध की नई तकनीकें आ रही थीं, वास्तुकला के नए रूप गढ़े जा रहे थे और मतलब दुनिया भर के साथ व्यापार के नए रास्ते खुल रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। और जब हम इस उथल-पुथल की बात करते हैं तो मैं अपने नोट्स के उस हिस्से की तरफ जाना चाहूंगी जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो कौन सा हिस्सा? 1206 से लेकर 1526 तक, यानी करीब 300 सालों में दिल्ली की गद्दी पर 5 अलग अलग राजवंश आए। हाँ, मामलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। बिल्कुल। और मैं ये देखकर दंग रह गई कि इनमें से हर 3 में से 2 सुल्तानों ने अपने से पहले वाले शासक को सत्ता से बेदखल करके या उसकी हत्या करके गद्दी हथियाई थी। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? मतलब ये तो सत्ता का कोई ऐसा खूनी खेल लगता है जिसमें जीवित बचने की कोई गारंटी ही नहीं थी। बिल्कुल। और इस राजनीतिक अस्थिरता के पीछे असल में अर्थशास्त्र और असीमित महत्वाकांक्षा का बहुत बड़ा हाथ था। वो कैसे? देखिए, एक सुल्तान को न सिर्फ मंगोलों जैसे खूंखार बाहरी आक्रमणकारियों से अपनी सीमाओं को बचाना था, बल्कि अपनों से भी बचना था। सही कहा। अपने ही दरबार के भीतर पनप रही साजिशों से भी हर रात खुद को सुरक्षित रखना होता था। अलाउद्दीन खिलजी का ही उदाहरण लेते हैं। हाँ, वो एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है इतिहास का। बिल्कुल। इतिहासकार बताते हैं कि उसने अपने सिक्कों पर खुद को सिकंदरे सानी यानी दूसरा सिकंदर लिखवाया था। अच्छा, दूसरा सिकंदर, मतलब उसे पूरी दुनिया जीतनी थी। हाँ, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। ये पूरी दुनिया को जीतने की उसकी असीमित महत्वाकांक्षा का ऐलान था। लेकिन इस तरह के बड़े सपने देखने और एक विशाल स्थायी सेना को बनाए रखने के लिए बेतहाशा धन की आवश्यकता होती है। और शायद इसी बेतहाशा धन की जरूरत ने उन्हें कुछ ऐसे आर्थिक फैसले लेने पर मजबूर किया जो पूरी तरह से विनाशकारी साबित हुए। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के फैसले तो जगजाहिर हैं। बिल्कुल। अगर हम तुगलक की बात करें तो उसने कुछ ऐसी नीतियां लागू की जो आज के संदर्भ में किसी भयानक आर्थिक दुस्वप्न जैसी लगती हैं। मतलब मेरे नोट्स में जिक्र है कि उसने पूरी राजधानी को दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में दौलताबाद ले जाने का आदेश दे दिया, जो कि एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर था।
सच में हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर बैलगाड़ियों पर चिलचिलाती धूप में महीनों तक सफर करने पड़ा होगा। और वो योजना पूरी तरह विफल रही, क्योंकि सुल्तान को जल्दी एहसास हो गया कि दक्षिण में बैठकर उत्तर पश्चिम की सीमाओं को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो फिर उसे सबको वापस बुलाना पड़ा। हाँ, अंततः उसे सभी को वापस दिल्ली लौटने का आदेश देना पड़ा, जिससे खजाने और जनजीवन दोनों का भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, उस नुकसान की भरपाई के लिए उसने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। टोकन करेंसी वाला? हाँ, उसने तांबे के सिक्के चलवाए और उन्हें चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य दे दिया। मतलब आज की दुनिया में इसकी तुलना हम इस बात से कर सकते हैं कि कोई देश अचानक अपनी पुरानी भरोसेमंद मुद्रा बंद कर दे और कोई नई डिजिटल करेंसी ले आए। बिल्कुल, बिना किसी ठोस सोने या डॉलर के बैकअप के कोई नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे, और वो भी ऐसी जिसे कोई भी अपने कंप्यूटर पर बना सके। ये तुलना तो एकदम सटीक बैठती है ना? क्योंकि उस समय तांबे के सिक्के की नकल करना बहुत आसान था। देखते ही देखते हर घर एक टकसाल बन गया। बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई, विदेशी व्यापारियों ने व्यापार रोक दिया और मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई। ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि सुल्तानों के पास प्रशासन का कोई ऐसा स्थायी और भरोसेमंद मॉडल नहीं था जो जनता के विश्वास पर टिका हो। हाँ, नीतियां बहुत अस्थिर थीं। और जब अर्थव्यवस्था चरमराती थी तो सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए उनकी नीतियां और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती थी। धन जुटाने के लिए युद्ध में की गई लूटपाट एक बहुत बड़ा स्रोत बन गई थी। इसके अलावा गैर मुस्लिम आबादी पर जजिया नाम का एक भेदभावपूर्ण कर लगाया गया। ये न सिर्फ खजाना भरने का तरीका था, बल्कि स्थानीय आबादी पर अपनी शक्ति और प्रभुत्व स्थापित करने का एक राजनीतिक साधन भी था। मतलब एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। बिल्कुल। और इसके साथ ही दास व्यापार भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था, जहां युद्ध बंदियों को बाजारों में बेचा जाता था। हाँ, इन रिसर्च नोट्स में मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने की घटनाओं का भी विस्तार से जिक्र है। और यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो अक्सर अनुवाद में खो जाती है। हाँ, शब्दों का चयन बहुत अहम होता है। बिल्कुल। पश्चिमी इतिहासकार अक्सर इसके लिए आइडल या एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसका अर्थ होता है झूठे देवों की मूर्तियों को तोड़ना। लेकिन भारतीय ग्रंथों में पूजा के लिए मूर्ति, विग्रह या प्रतिमा जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिनका अर्थ काफी गहरा होता है। हाँ, इसका अर्थ है एक ऐसा पवित्र स्वरूप जिसमें मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। इसलिए जब इन विग्रहों को तोड़ा जाता था तो ये सिर्फ किसी पत्थर को तोड़ना नहीं था, बल्कि यह उस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार होता था। और ये बात हमें उस कालखंड की सबसे भयानक घटनाओं में से एक की तरफ ले जाती है। 1398 में जब मध्य एशिया से तैमूर में भारत पर आक्रमण किया। ओह, वो तो बहुत ही विनाशकारी था। हाँ, उसने दिल्ली को सचमुच एक वीरान खंडहर में तब्दील कर दिया। इतिहास में इसे सिर्फ एक क्रूर नरसंहार की तरह देखा जाता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के तंत्र को समझें तो तैमूर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत के लिए एक ऐसा भयंकर आर्थिक भूकंप था जिसने उनके सारे व्यापारिक मार्गों और रसद की सप्लाई चेन को पूरी तरह तबाह कर दिया। और दिल्ली को इस सदमे से उभरने में कई दशक लग गए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर दिल्ली के सुल्तानों के पास इतनी विशाल सेनाएं थीं और वे लगातार युद्ध कर रहे थे, तो वे पूरे भारत को अपने अधीन क्यों नहीं कर पाए? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब ऐसा क्या था जिसने उनके रथ को रोक दिया? इसका जवाब भारत के भूगोल और स्थानीय लोगों की अद्भुत प्रतिरोध क्षमता में छुपा है। अच्छा। जब सुल्तानों की सेनाएं अपनी सीमाओं से बाहर निकली तो उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर लोहे की ऐसी प्रादेशिक दीवारों का सामना करना पड़ा जिन्हें भेदना उनके लिए लगभग असंभव हो गया। जैसे कि राजपूताना में? बिल्कुल। उदाहरण के लिए पश्चिम में राजपूताना की बात करें, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया। वो किला तो सच में अजय लगता है। हाँ, इस किले का भूगोल ऐसा है कि दुश्मन की सेना के लिए वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बुरे सपने जैसा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किले की सुरक्षा के लिए जो बाहरी दीवार बनाई गई वो 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर? बाप रे, दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक। हाँ, और दूसरी तरफ पूर्व में भी ऐसी ही दीवारें खड़ी थीं। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने न केवल सल्तनत की सेनाओं को सफलतापूर्वक पीछे धकेला, बल्कि बंगाल तक जाकर उन्हें हराया भी।
और अपनी उसी जीत को अमर करने के लिए नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क का वो भव्य सूर्य मंदिर बनवाया, जो आज भी भारतीय वास्तुकला के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक माना जाता है। बिल्कुल, वो एक तरह से उनकी शक्ति का प्रतीक था। और यहाँ आकर ना कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जब मैं 14वीं सदी के इस प्रतिरोध के बारे में पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान मुसुनूरी नायकों पर गया। ये तेलुगु भाषी सरदार थे। हाँ, मुसुनूरी नायक। अब हम जानते हैं कि उस समय न कोई आधुनिक संचार था, न कोई तेज संदेशवाहक प्रणाली। फिर भी इन मुसुनूरी नायकों ने 75 अलग अलग स्थानीय नेताओं और सरदारों को एक साथ जोड़ा और वारंगल से तुगलक की विशाल सेना को खदेड़ दिया। ये संगठन का एक अविश्वसनीय स्तर है। वही तो मेरा सवाल ये है कि आखिर उन्होंने बिना किसी केंद्रीकृत सत्ता के इतना बड़ा संगठन कैसे खड़ा किया? ये काम कैसे हुआ? ये सवाल बहुत ही अहम है। इस संगठन के पीछे का तंत्र सत्ता के विकेंद्रीकरण में छिपा था। मतलब उन्होंने सत्ता को बांट दिया था। हाँ, मुसुनूरी नायकों ने एक अकेला बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने स्थानीय व्यापारिक मार्गों, साझा तेलुगु भाषाई पहचान और क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। स्मार्ट रणनीति थी। बिल्कुल। हर सरदार अपनी जमीन और अपनी स्थानीय पहचान के लिए लड़ रहा था, लेकिन उन सब ने मिलकर एक आम दुश्मन यानी भारी कर वसूलने वाली सुल्तानी सेना के खिलाफ एक गठबंधन बना लिया। संदेश भेजने के लिए व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के रास्तों का इस्तेमाल किया गया। वाओ! ये इस बात का प्रमाण है कि जब स्थानीय पहचान और आर्थिक हित आपस में जुड़ते हैं तो बिना किसी राजा के भी एक अजेय फौज खड़ी की जा सकती है। ये सच में सत्ता को निचले स्तर पर बांटकर ताकतवर बनने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इसी विकेंद्रीकृत प्रतिरोध ने दक्षिण में होयसल साम्राज्य के उदय का रास्ता भी साफ किया। होयसल की कहानी भी काफी दिलचस्प है। हाँ, होयसल नाम की उत्पत्ति की कहानी भी कम रोचक नहीं है। कहा जाता है कि सला नाम के एक युवा ने एक खूंखार शेर से लड़कर अपने गुरु की जान बचाई थी। तब गुरु ने कहा होयसला, यानी मार सला। बिल्कुल, और वहीं से इस राजवंश का नाम पड़ा। हाँ, बेलूर और हलेबीडु में उनके बनाए शानदार मंदिर आज भी उनकी कला और शक्ति की गवाही देते हैं। लेकिन देखिए, होयसल साम्राज्य तो बस एक शुरुआत थी। हाँ, असली कहानी तो अभी बाकी थी। दक्षिण की असली महाशक्ति जो दिल्ली की सत्ता को सीधी चुनौती देने वाली थी, उसका जन्म तो अभी होना बाकी था। हम विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना की कहानी किसी जादुई किंवदंती जैसी लगती है। हाँ, हरिहर और बुक्का की कहानी। बिल्कुल। 1336 के आसपास हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई जो कभी तुगलक के अधीन काम कर चुके थे, हम्पी के जंगलों से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। खरगोश वाला दृश्य। हाँ, एक खरगोश शिकारी कुत्तों का पीछा कर रहा था। मतलब आमतौर पर कुत्ते खरगोश का शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ नियम उल्टे हो गए थे। और उनके गुरु विद्यारण्य ने इस घटना को एक बहुत गहरे अर्थ में देखा। उन्होंने इसे कैसे समझा? उन्होंने समझाया कि इस जगह की मिट्टी में ही साहस और प्रतिरोध की भावना रची बसी है, जहां कमजोर भी ताकतवर से भिड़ सकता है। और इसी वैचारिक नींव पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 में। हाँ, जिसने अगले कई सौ सालों तक दक्षिण भारत में एक काउंटरवेट यानी शक्ति संतुलन बनाए रखा और उत्तरी सेनाओं को दक्षिण में घुसने से रोका। और ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा 16वीं सदी में, राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में। वो एक बहुत ही महान शासक थे। बिल्कुल। उन्हें केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक असाधारण विद्वान भी माना जाता है। उन्होंने न केवल संस्कृत और तेलुगु साहित्य को बढ़ावा दिया, बल्कि खुद अमुक्तमाल्यद नाम का एक तेलुगु महाकाव्य लिखा, जिसमें शासन नीति और कूटनीति के बारे में बताया गया है। हाँ, बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत बताए गए हैं उसमें। और कृष्णदेवराय की नीतियां केवल कागजों तक सीमित नहीं थी। विजयनगर एक बहुत बड़ा वैश्विक व्यापारिक केंद्र बन चुका था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। हाँ, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने जब इस शहर का दौरा किया तो उसने लिखा कि विजयनगर आकार में रोम जितना बड़ा है और उस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन और सुविधा संपन्न शहरों में से एक है। रोम जितना बड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। बाजारों में दुनिया भर का कीमती सामान बिकता था। विजयनगर की उस आर्थिक और सैन्य ताकत के पीछे जो कूटनीति थी ना, वो मुझे आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की याद दिलाती है। वो कैसे? विजयनगर ने पुर्तगालियों के साथ बहुत ही रणनीतिक संबंध बनाए।
भारत की जलवायु अरबी युद्ध के घोड़ों के प्रजनन के लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें आयात करना पड़ता था। हाँ, अरबी घोड़े युद्ध के लिए बहुत अहम थे। बिल्कुल। तो विजयनगर ने अपने पश्चिमी तट के बंदरगाहों के जरिए पुर्तगालियों के साथ एक ऐसी डील की कि बेहतरीन अरबी घोड़ों की एक्सक्लूसिव सप्लाई सिर्फ विजयनगर को ही मिले। एक तरह की मोनोपोली बना ली। हाँ, इसकी तुलना हम आज के समय से ऐसे कर सकते हैं जैसे कोई देश किसी सुपर पावर के साथ डील करके एडवांस्ड फाइटर जेट्स की सप्लाई सिर्फ अपने लिए रिजर्व कर ले, ताकि पड़ोसियों पर दबदबा बना रहे। बिल्कुल, ताकि पड़ोसियों पर उसका सैन्य दबदबा बना रहे। इसी एकाधिकार ने विजयनगर की घुड़सवार सेना को अजेय बना दिया था। बहुत ही उम्दा तुलना है ये। और जब एक साम्राज्य के पास ऐसी सैन्य सुरक्षा और आर्थिक संपन्नता होती है, तभी वो कला और वास्तुकला में प्रयोग कर सकता है। हाँ, कला के फलने फूलने के लिए शांति जरूरी है। हम पीके विट्ठल मंदिर के संगीतमय स्तंभों को ही ले लीजिए, म्यूजिकल पिलर्स। हाँ, ये पत्थर के ऐसे अखंड खंबे हैं जिन्हें थपथपाने पर अलग अलग वाद्य यंत्रों की ध्वनियां निकलती हैं। ये वास्तुकला, भौतिक विज्ञान और कला का एक ऐसा अद्भुत मेल है जो केवल एक अत्यधिक समृद्ध और स्थिर समाज में ही संभव हो सकता है। लेकिन यह इतिहास का एक कड़वा सच है कि हर बड़े उफान के बाद एक ढलान जरूर आती है। हाँ, पतन तो निश्चित होता है। इतना समृद्ध और शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य आखिर 1565 में तालीकोटा के युद्ध में कैसे बिखर गया? इसका जवाब भी गठबंधनों और कूटनीति के उसी खेल में छिपा है। दक्कन की 5 अलग अलग सल्तनतें थीं। बीजापुर, गोलकुंडा वगैरह। हाँ, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर जैसी सल्तनतें जो आमतौर पर आपस में लड़ती रहती थीं। लेकिन विजयनगर की लगातार बढ़ती ताकत और उनके बीच कूटनीतिक दखलंदाजी ने इन सल्तनतों को ये एहसास दिला दिया कि अकेले वे कभी विजयनगर को नहीं हरा सकते। तो उन्होंने हाथ मिला लिया। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने अपने आपसी मतभेद बुलाकर एक महागठबंधन बनाया और एक साथ विजयनगर पर हमला कर दिया। उनके पास बेहतर तोपखाना था जिसने युद्ध का पासा पलट दिया। तोपों के सामने घुड़सवार सेना कमजोर पड़ गई। हाँ, महीनों तक विजयनगर को लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया और वो विशाल साम्राज्य छोटे छोटे स्थानीय नायकों के हाथों में बट गया। ये इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी लगती है। लेकिन ठीक उसी समय जब दक्षिण में ये विशाल साम्राज्य टूटकर बिखर रहा था, उत्तर भारत के युद्ध के मैदानों में एक ऐसा बदलाव आ रहा था जो युद्ध के नियम और सत्ता का स्वरूप दोनों बदलने वाला था। हम बात कर रहे हैं 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई की, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हाँ, बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, लेकिन ये सिर्फ एक सेना की दूसरी सेना पर जीत नहीं थी। ये नई और पुरानी तकनीक के बीच का टकराव था। बाबर ने भारतीय युद्ध क्षेत्र में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर तोपखाने और बारूद से चलने वाली बंदूकों यानी मैचलॉक गन्स का इस्तेमाल किया। हम यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हजारों पैदल सैनिक और विशाल हाथियों की फौज, जो कि सदियों से भारत में युद्ध जीतने का फॉर्मूला थी, बिल्कुल, वो अचानक से पुरानी पड़ गई। मतलब तोपों के भयंकर शोर और धुएं से हाथी इस कदर घबरा गए कि वे अपनी ही सेना को कुचलते हुए वापस भागने लगे। हाँ, वो एक बहुत बड़ा तकनीकी व्यवधान या टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन था, जिसने मुगलों के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए। हालांकि मुगलों का रास्ता भी एकदम सीधा नहीं था। हुमायूं के समय में शेर शाह सूरी नाम के एक अफगान शासक ने कुछ समय के लिए मुगलों से सत्ता छीन ली थी। और उन्होंने काफी अहम प्रशासनिक सुधार भी किया था। हाँ, सड़कों का जाल और रुपए की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए थे। लेकिन मुगल जल्द ही वापस आ गए। अब यहाँ मैं एक तुलना करना चाहूंगी। कैसी तुलना? हमने शुरुआत में बात की थी कि सल्तनत काल में एक शासक का औसत शासन सिर्फ 9 साल था। हाँ, काफी अस्थिर था। इसके ठीक उलट मुगलों का औसत शासनकाल 27 साल का था। ये एक बहुत बड़ी स्थिरता दिखाता है। लेकिन क्या इस स्थिरता की कीमत बहुत खूनी नहीं थी? आप किस संदर्भ में कह रही हैं? अगर हम औरंगजेब का ही उदाहरण लें तो उसने 49 सालों तक राज किया, लेकिन गद्दी पाने के लिए उसने अपने ही भाइयों की हत्या करवा दी और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। मुगलों के शासन में सत्ता हस्तांतरण के स्पष्ट नियम नहीं थे। तो जो ताकतवर है वही राजा बनेगा। बिल्कुल, इसलिए हर बार गद्दी के लिए खून बहता था। लेकिन उस लंबी स्थिरता का असली कारण सिर्फ तलवार या तोपें नहीं थी। इसका श्रेय बहुत हद तक अकबर की नीतियों को जाता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमति जताना चाहूंगी। बताइए क्यों? अकबर ने भी अपनी शुरुआत चित्तौड़गढ़ की खूनी घेराबंदी से की थी,
जहां भयंकर कत्लेआम हुआ था। उसके बाद उसने अचानक सुलह कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति अपना ली। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। तो क्या ये सच में शांति की चाह थी या बस एक चतुर राजनीतिक मजबूरी? क्योंकि शायद वो समझ गया था कि भारत जैसे विशाल देश में राजपूतों और अन्य स्थानीय शक्तियों को हमेशा के लिए तलवार के बल पर दबाया नहीं जा सकता। आपकी असहमति पूरी तरह से वाजिब है और इतिहासकार भी इसे इसी रूप में देखते हैं। ये विशुद्ध कूटनीतिक यथार्थवाद या कहें तो डिप्लोमैटिक रियलिज्म था। मतलब वो समझ गया था कि डर से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। अकबर ये जान चुका था कि एक विशाल विविधता से भरे उपमहाद्वीप पर केवल डर के बल पर शासन नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसने अपनी रणनीति में भारी बदलाव किया। उसने जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाई, गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जजिया कर को खत्म कर दिया, जो कि सुल्तानों के समय बहुत आम था। हाँ, साथ ही राजपूतों के साथ वैवाहिक गठबंधन किए और उच्च प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया। ये तलवार की जगह शहजादारी का शासन था। और इसी कूटनीतिक साझेदारी से एक ऐसे सांस्कृतिक मिलाप की शुरुआत हुई जिसने दोनों दुनियाओं को बदल दिया। सिंथेसिस जिसे हम कहते हैं। हाँ, जब दो अलग अलग परंपराएं मिलती हैं तो वो मसालों के एक नए मिश्रण की तरह होती हैं, जहां एक नया स्वाद जन्म लेता है। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां फारसी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण दिखता है। बिल्कुल, जहां फारसी डिजाइन और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला एक साथ नजर आते हैं। इसके अलावा अकबर ने बाकायदा एक अनुवाद विभाग बनवाया, जहां रामायण और महाभारत जैसे महान संस्कृत महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये सिर्फ भाषाओं को बदलना नहीं था, ये दो अलग अलग बौद्धिक परंपराओं के बीच एक पुल बनाने की गंभीर कोशिश थी। बिल्कुल। इतिहास केवल युद्धों और विध्वंस का रिकॉर्ड नहीं है, ये उस टकराव के बीच से निकलने वाले नए सृजन की भी कहानी है। हर युद्ध, हर टूटे हुए महल और हर नई तकनीक ने समाज को एक नए सांचे में ढाला। तो मतलब इस सब का असल में निष्कर्ष क्या निकलता है? जब हम इन ऐतिहासिक किताबों और रिसर्च नोट्स को बंद करते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? यही कि ये सब कितना आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, 11वीं से 17वीं सदी का भारत केवल बाहर से आने वाले लोगों के हमलों या सत्ता के खूनी खेल की कहानी नहीं है। ये सच है कि ये अत्यधिक हिंसक संघर्षों और तोपों की गर्जना का समय था। बहुत उथल पुथल थी। लेकिन इन्हीं टकराती हुई दुनियाओं के भयंकर घर्षण से एक ऐसा जटिल और स्थायी ताना बाना बुना गया जिसने भारत के वास्तुकला, यहाँ की भाषाओं और यहाँ के प्रशासन को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं, ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे विचार पर सोचने के लिए मजबूर करती है जो शायद इन पन्नों पर सीधे तौर पर नहीं लिखा है। वो क्या है? इतिहास अक्सर राजाओं, सुल्तानों और उनके बड़े युद्धों को याद रखता है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उन लाखों आम कारीगरों, राजमिस्त्रियों, रसोइयों और सैनिकों का क्या, जिन्हें युद्ध के बाद बंदी बनाकर या काम के लिए मध्य एशिया से लेकर भारत के सुदूर दक्षिण तक ले जाया गया। हाँ, आम लोगों की कहानियां अक्सर खो जाती हैं। कोई अपनी मर्जी से गया तो कोई जंजीरों में बंद कर। उन अनगिनत आम इंसानों के उस बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन ने खामोशी से इस समाज को कितना बदल दिया होगा। बहुत गहराई से सोचिए, मध्य एशिया का कोई कारीगर जब दक्षिण के किसी मंदिर में पत्थर तराश रहा होगा, या दक्षिण का कोई सैनिक जब उत्तर के किसी युद्ध शिविर में अपनी रसोई पका रहा होगा, तो उन्होंने कैसे खामोशी से आज के खानपान, कपड़ों की बुनाई के तरीकों और स्थानीय बोलियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया होगा। ये सच में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला विचार है। बड़े बड़े सुल्तानों के तलवारों ने शायद भारत की भौगोलिक सीमाएं तय की होंगी, लेकिन इन गुमनाम हाथों ने ही इस देश की साझा संस्कृति को बुना था। जब भी किसी पुरानी इमारत को देखा जाए या किसी पारंपरिक व्यंजन का स्वाद चखा जाए, तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि इसके पीछे 600 सालों का कौन सा लंबा सफर छिपा है।